हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री साथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस चैप्टर के पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2025 में पूछे गए थे। इसी प्रकार से हमने काफी सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज ऑलरेडी करा दिए हैं, तो जाकर के हमारे चैनल पर चेकआउट करें, आपको सब कुछ मिल रहा होगा। इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द ऑब्जर्व्ड एंड नॉर्मल मोलर मासेस ऑफ ए कंपाउंड MX2 are 65.6 and 164 respectively. The percentage degree of ionization of MX2 आपसे पूछा गया है, दैट मीन्स आपसे अल्फा पूछा गया है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आप बोलना चाहें वो बोल दें, या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आप बोल सकते हैं। चलिए MX2 किस प्रकार से डिसोसिएट हो रहा होगा। MX2 जनाब डिसोसिएट होगा M2 प्लस एंड ट्वाइस ऑफ X नेगेटिव से, है ना। एंड इनिशियल कंडीशन पर ये 1 होगा, जो भी होगा रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट कुछ भी होगा नहीं, बट T इज इक्वल टू T पर, यानी कि T टाइम के बाद 1 माइनस, अगर हम अल्फा डिसोसिएशन मानते हैं तो 1 माइनस अल्फा यहाँ पर डिसोसिएट होगा, अल्फा का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा एंड यहाँ पर 2 अल्फा का फॉर्मेशन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको दिखाई दे जाने वाला है। इसको जब आप ऐड करेंगे दैट इज I, तो इसको ऐड करेंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 2 अल्फा आपको निकल कर आ जाने वाला है। आपसे यहाँ पर अल्फा पूछा गया है, तो I तो कहीं और से निकल रहा होगा। यस, उसी के तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ है ऑब्जर्व्ड एंड नॉर्मल मोलर मासेस। तो क्या आपने I का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, नॉर्मल मोलर मास, या कहीं कहीं पर आपको ये कैलकुलेटेड मोलर मास भी लिखा हुआ मिल सकता है, डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं हम। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल वाला बाद में लिखा हुआ है, दैट मीन्स 164 डिवाइड बाई 65.6, ये आ चुका है I, एंड इन दोनों को हम इक्वेट कर देने वाले हैं इस प्रकार से। आइए जनाब, यहाँ पर 164 डिवाइड बाई 65.6 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा। ये 1 को आप इस तरफ लेकर आएंगे, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें क्या? नहीं, यहीं पे कर देते हैं। अब 1 को यहाँ पर लेकर आएंगे, दैट मीन्स 164 माइनस, ऐसे करते हैं 164 माइनस 65.6 डिवाइडेड बाई 65.6 हो रहा होगा, इक्वल टू 2 अल्फा होगा, तो 2 को भी यहाँ पर हम लेकर आ जाते हैं, 2 को यहाँ से हटाते हैं, है ना। यहाँ से हटाने के बाद 2 को हम यहाँ पर लेकर आते हैं। अब अल्फा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 164 यानी कि 65.6 98.4 आ रहा होगा, 98.4 आ रहा होगा, ऐसा ही तो आएगा। 4 10 9 8 9 5 14, यस। डिवाइड बाई, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 131.2 आ रहा होगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.75 आपको निकलने वाला है। यहाँ पर आपसे परसेंटेज में पूछा गया है, तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर रहे होंगे, दैट मीन्स 75% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 2, इफ A2B इज 30% आयनाइज्ड, 30% आयनाइजेशन हो रहा है, 100% नहीं, इन एन एक्वस सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर I इज। अच्छा, तो वेंट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू आपसे पूछ ली गई है। आइए जनाब, A2B है ना, तो A2B का डिसोसिएशन किस प्रकार से हो रहा होगा, ट्वाइस ऑफ A प्लस प्लस B नेगेटिव, है ना, B2 नेगेटिव। बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 मोल ऑफ A2B, जब 1 मोल ऑफ A2B डिसोसिएट होते हैं तब जाकर के 2 मोल ऑफ A प्लस का फॉर्मेशन होता है एंड 1 मोल ऑफ B का फॉर्मेशन होता है, B2 नेगेटिव का, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर n इक्वल टू 1 था तो यहाँ पर n इक्वल टू 3 हो चुका है। बात को समझ पा रहे हैं तो बोलिए हाँ। अरे आप ऐसे देखते ना, क्या होता है NaCl, इसको आपने पढ़ा होगा, Na प्लस Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो रहा होता है, दैट मीन्स n इक्वल टू 2 आ रहे होते हैं, 1 1। उसी प्रकार से यहाँ पर n इक्वल टू 3 आ रहा होगा डिसोसिएट होने के बाद। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन दैट A2B इज 30% आयनाइज्ड, ये आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है। ओके, जिसको हम अल्फा बोल रहे होते हैं, तो 30% है ना, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3, क्योंकि 30 डिवाइड बाई आप 100 कर रहे होंगे, दैट मीन्स 0.3 हो जाने वाला है। वेंट ऑफ फैक्टर के लिए ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, आपको वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, दैट इज I, तो 1 प्लस n माइनस 1, n क्या है 3। इसको मत देखिएगा, ये हमने एग्जाम्पल के लिए बताया था, इसको हटा देते हैं हम, है ना, इसी वजह से यहाँ पर है नहीं, क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर NaCl को कई बार पढ़ा होगा, इसलिए हमने बताना ठीक समझा था। इससे n इक्वल टू 3 होने वाला है, 3 माइनस 1 इंटू अल्फा क्या है 0.3, कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, 0.3 होगा, यहाँ पर 261.6 आ रहा होगा, सही है, 1.6 ही तो आएगा, यस। बट आपसे पूछा गया 10 टू द पावर -1 में, तो 16 इंटू 10 टू द पावर -1 आप इसको लिख सकते हैं, तो 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब अभी तक आपने सही तरीके से रिवीजन नहीं करा है
है ना, ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या है, NaCl इज एडेड टू द आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेजेंट इन द आइसक्रीम बॉक्स टू प्रिवेंट द मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। यस, इसके लिए आपको किसी प्रकार की नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आपने बचपन में आइसक्रीम खाई है ना, खाई तो होगी, तो देखा होगा आपने कि वो किनारे किनारे बर्फ डाल देते हैं, सॉरी बर्फ पे वो डाल देते हैं नमक NaCl, ताकि वो जल्दी पिघले ना बर्फ, राइट, आइसक्रीम आपकी ठंडी बनी रहे। या फिर आपने कहा जहां कहीं पर भी देखा हो, जहां कहीं पर भी बर्फ बन रही होती है वहां पर इसका यूज कर रहे होते हैं। तो यस, स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 पर देखेंगे, ऑन एडिशन ऑफ NaCl टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या ये बात सही है, बताइए आप। यस, ये वाली बात भी सही है, क्योंकि जैसे ही आप NaCl का छिड़काव करते हैं, उसके ऊपर नमक डालते हैं, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है। इसी वजह से तो बर्फ पिघलती नहीं है जल्दी, जैसे ही आप नमक डाल देते हैं, है ना। तो स्टेटमेंट 2 भी आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। एंड बोथ स्टेटमेंट करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4। एंड नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 4, कहां गया क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा। Assuming a cell, living cell with 0.9% W/W of glucose solution aqueous है, this cell is immersed in another solution having equal mole fraction of glucose and water। अच्छा, तो आपसे यहां पर कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए 0.9% W/W का मतलब क्या होता है, 0.9 ग्राम पर 100 ग्राम, ये मतलब होता है इसका। जो यहाँ पर होता है W/W डिवाइड बाई 100 ग्राम, अगर यहाँ पर W/V हो रहा होता तो 0.9 ग्राम डिवाइड बाई 100 ml हम कर रहे होते, राइट। यानी कि 0.9 ग्राम है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ओके। और क्या बात, और आपसे कहा गया है कि इक्वल मोल फ्रैक्शन है, हैविंग इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1, किसका, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को ऐड करके 1 होता है। यहाँ पर आपसे बोला गया इक्वल है, दैट मीन्स 0.5 दोनों का होगा, यानी कि ग्लूकोज का भी 0.5 होने वाला है मोल फ्रैक्शन, एंड वाटर का भी 0.5 ही होने वाला है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, अच्छी बात है। यस, द सेल विल, सेल श्रिंक करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो जनाब अगर इक्वल मोल है तो सबसे पहले तो आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालिए। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ रहा होगा हम। यस, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर रहे होंगे। 0.5 मोल फ्रैक्शन इसका है, दैट मीन्स 0.5 इंटू ग्लूकोज, ग्लूकोज का C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 180 होने वाला है, प्लस 0.5, अब बात है वाटर की, वाटर H2 यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 हो जाने वाला है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0.5 इंटू 180, दैट मीन्स 90 यहाँ पर आएगा, एंड 0.5 यानी कि 9 यहाँ पर आएगा, 99 हो जाएगा, ओके 99 हो जाएगा, दैट मीन्स 99 ग्राम्स यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना, वेट था, ओके 99 ग्राम्स। तो इसका अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज W/W क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज W/W होने वाला है 90। एंड आप सभी को बता दें कि ये बोनस क्वेश्चन था, इसके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि जनाब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और सेल श्रिंक कर रहा होगा, सेल श्रिंक कर रहा होगा। यस, ऑप्शन नंबर ये 90% W/W होना चाहिए था, जो कि आपको यहाँ कहीं पर भी नजर नहीं आने वाला, तो ऑप्शन नंबर कोई भी सही नहीं है यहाँ पर, है ना। और ये था आपके लिए बोनस क्वेश्चन, यानी कि फ्री फंड के 4 नंबर मिल रहे थे लोगों को। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। कंसीडर द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ 2 volatile liquids, components 1 and component 2. X1 and Y1 are the mole fractions of component 1 in liquid and vapor phase respectively. Okay, the slope and intercept of the linear plot of 1 by x1 versus 1 by v1. Okay, तो आपसे ग्राफ पूछा गया है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट, ठीक है। आइए जनाब, आइए करिए, करते हैं। P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 पढ़ रखा है, बिल्कुल। x1 क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज, इज इक्वल टू, आपने ये भी पढ़ा होगा, PT इज इक्वल टू Y1। Y1 यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, राइट, यहाँ पर Y है ये। अब इन दोनों को आप अरेंज करें, किस प्रकार से करेंगे, PT को यहीं पर रोक कर रखते हैं, PT डिवाइडेड बाई x1 हो रहा होगा, एंड P1 नॉट डिवाइड बाई Y1 हो रहा होगा, है ना। इन सभी को अरेंज करने के बाद आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, है ना। PT को यहाँ पर रोक के रखेंगे तो x1 यहाँ ऐसे आ जाने वाला है, P1 Y1 आ जाने वाला है, ठीक है। PT मतलब टोटल प्रेशर। PT का फॉर्मूला एक आपने और पढ़ा होगा, क्या, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, बोले तो मोल फ्रैक्शन, ये x2 मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन x1 प्लस x2 यानी कि दो ही तो है, यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दो ही है हमारे सॉल्यूशन में, दैट मींस इन दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करने के बाद क्या होगा, 1 हो रहा होगा। अगर हम x2 को x1 के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या हम x2 को 1 माइनस x1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। आइए जनाब यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं, हम रिप्लेस करने वाले हैं, दैट मीन्स P1 नॉट x1 इक्वल टू P2 नॉट 1 माइनस x1, सही है, ओके इतना तो हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, P1 नॉट x1
प्लस, बहुत ध्यान से देखिएगा जो जो हम कर रहे हैं यहाँ पर पी नॉट टू, ये क्या कर दिया हमने, उल्टा कर दिया है, स्क्वायर आप समझ लेंगे इसको इस प्रकार से, पी टू यहाँ पर नॉट ऊपर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे पी टू नॉट इससे हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, दैट मीन्स पी टू नॉट x1 हो रहा होगा, है ना, पी टू नॉट x1 हो रहा होगा। इसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, P2 को हम आगे लेकर आने वाले हैं, इस P2 नॉट को हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं, एंड ये अगर आगे आ चुका है दैट मीन्स प्लस P1 नॉट x1 हो जाएगा, प्लस माइनस P2 नॉट x1 हो जाएगा, है ना। इसको यहाँ पर लेकर आएगा, इसको यहाँ पर, ये हमने क्यों किया, ये हमने क्यों किया, ओके जस्ट अ सेकेंड, इधर आइए, P2 नॉट को एच रखते हैं, यहाँ से हम x1 को कॉमन लेने वाले हैं, x1 को कॉमन लेने वाले हैं, x1 को कॉमन लेने वाले हैं, इसका मतलब P1 नॉट माइनस P2 नॉट हो रहा होगा, P1 नॉट माइनस P2 नॉट हो रहा होगा, एंड ये किसके इक्वल है, ये PT के इक्वल है, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर PT है, PT इक्वल टू दिस, ओके, यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है। अब इसी PT की वैल्यू हम इसमें लिखने वाले हैं, तो पहले तो इस रिलेशन को नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, PT x1 इज इक्वल टू P1 नॉट डिवाइड बाई y1 था, है ना। अभी भी जो आपने PT की वैल्यू निकाली वहां पर हम पुट करने वाले हैं, क्योंकि आपसे किसने पूछा गया है, आपको ये ध्यान रखना है, 1/x1 एंड 1/y1 पूछा गया है, तो जैसे ही आप PT की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 1/x1 कुछ तो आएगा, 1/y1 भी आएगा, है ना। क्वेश्चन को देखते हुए आगे अप्रोच कर रहे हैं, PT क्या है, ये P2 नॉट प्लस x1 P1 नॉट माइनस P2 नॉट, P2 नॉट प्लस x1 P1 नॉट माइनस P2 नॉट, x1 को यहाँ पर भी डिवाइड करने वाले हैं, यहाँ पर भी डिवाइड करने वाले हैं, कर सकते हैं ना, यस x1, एंड इस प्रकार से x1 यहाँ पर भी x1, और ये हमने क्यों किया, पहले तो सही से लिखते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, एंड x1 को यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। अब इक्वल टू P1 नॉट डिवाइड बाई y1, कैंसिल आउट हो रही है कुछ चीज़ें, x1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको कैंसिल करने के बाद देखेंगे बहुत ध्यान से, 1/x1 1/y1 आपको नजर आ रहा है, 1/y1 1/x1, देखेंगे बहुत ध्यान से, P2 नॉट डिवाइडेड बाई x1 इक्वल टू, ये प्लस में है, इसको हम उधर माइनस में ले जाने वाले हैं, P1 नॉट y1, ये माइनस में आने वाला है, इस प्रकार से P1 नॉट माइनस P2 नॉट, इसको ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये पूरा का पूरा इस तरफ आ चुका है। अब P2 नॉट को हम इस तरफ भेजने वाले हैं, P2 नॉट को हम इस तरफ भेजने वाले हैं, यानी कि 1/x1 यहाँ पर रह जाएगा, P2 नॉट इसमें आने वाला है, इसमें भी आने वाला है ना, क्योंकि प्लस माइनस में दोनों तरफ डिवाइड हो रहा होता है ना, P1 नॉट डिवाइडेड बाई P2 नॉट एंड 1/y1 इस प्रकार से, एंड इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा P1 नॉट माइनस P2 नॉट डिवाइडेड बाई P2 नॉट, डिवाइडेड बाई P2 नॉट। अब आपसे क्या कहा गया है, 1/x1 वर्सेस 1/y1 का ग्राफ आपको बनाना है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, आपको नजर नहीं आ रहा है क्या, बताइए, नहीं नजर आ रहा है, आना चाहिए भैया, आना चाहिए। तो m की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, m की वैल्यू होने वाली है P नॉट माइन डिवाइडेड बाई P2 नॉट, ये हो जाएगी आपकी m की वैल्यू, दैट इज स्लोप। c प्लस c है, यानी कि माइनस, आपको माइनस साइन आपको यहाँ से कॉमन लेना पड़ रहा होगा, माइनस साइन जो आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो c की वैल्यू क्या आने वाली है, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, P2 नॉट माइनस P1 नॉट डिवाइडेड बाई P2 नॉट, बोलिए हाँ या ना, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस ही लिखना होता है, यहाँ पर माइनस है, यानी कि माइनस साइन एक बार फिर से आप कॉमन लेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, और जैसे ही आप माइनस साइन कॉमन लेने वाले तो ये P2 नॉट माइनस P1 नॉट में कन्वर्ट हो जाने वाला है, राइट। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, M1 क्या है, P1 नॉट माइनस M क्या है, P1 नॉट माइनस P1 नॉट डिवाइडेड बाई P2 नॉट, तो ये ऑप्शन गलत, ये गलत, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाने वाला है, देखेंगे यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि वहां पर रिलेशन निकालने की जब बारी आएगी ना तो तुम निकाल नहीं पाओगे अगर तुमने यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करी है, तुमसे रियल लाइफ में भी रिलेशन वाला कुछ काम होता तो है नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। When a non-volatile solute is added to the solvent, the vapor pressure of the solvent decreases by 10 mm of Hg. The mole fraction of the solute in the, अच्छा what is the mole fraction? Okay, तो आपसे कहा गया है कि कुछ अमाउंट है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, जब आप ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है, 10 mm ऑफ Hg से कम हो जाता है, एंड उस पर्टिकुलर टाइम पर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना होता है, 0.2। अब अगर आप वेपर प्रेशर 20 mm ऑफ Hg से कम कर रहे होंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होने वाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर बताया गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सिंपल सा फंडा है भैया, P नॉट माइनस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, बोलिए हाँ या ना, होता है। यहां पर आपको बताया गया है
10 mm ऑफ Ag से आपने कम किया तो जनाब 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है आपके पास। अब अगर आपने 20 से कम किया तो आप खुद बताएं 0.4 हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अरे हाँ है ना, 2 टाइम्स इसको 2 टाइम्स इसको भी करना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एंड आप सभी को पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 हो रहा होता है। दैट मीन्स सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात कर रहे होंगे तो 1 माइनस 0.4 करना होगा, यानी कि 0.6 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 को टिक करने में कोई दिक्कत है नहीं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था जो आई गेस आपको पता भी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन दी हुई है NaCl यूरिया NaCl NaCl। ओके, तो आप सभी को पता होना चाहिए हायर कंसंट्रेशन मींस हायर बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी होने वाला है, हायर बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, यहां पर NaCl और यूरिया का भी है चक्कर है, तो यूरिया देखिए NaCl किसमें टूटेगा, Na प्लस Cl निगेटिव में, यानी कि इसका जो I है ना वो 2 हो जाने वाला है, वेंटा फैक्टर 2 हो जाने वाला है। बट अगर हम बात करेंगे यूरिया की, तो ना तो एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है। दैट मीन्स इसका I इक्वल टू 1 है, इसका I इक्वल टू 2 है क्योंकि डिसोसिएट हो रहा है। बट यूरिया ना ही एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है, इसका कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। I इक्वल टू 1, अगर इसका I इक्वल टू 1 है इसका मतलब इसका ये क्या पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होने वाला है। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, सेकंड का सबसे कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं। अब NaCl इसमें भी है, इसमें भी है, तो जनाब हायर कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, 10 टू द पावर -2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना। दैट मींस फोर्थ इस प्रकार से होगा, उसके बाद 10 टू द पावर -2 के बाद 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 की थर्ड होने वाला है, उसके बाद फर्स्ट होने वाला है। 2 तो आपने निकाल ही दिया है भैया। 10 टू द पावर -2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी 10 टू द पावर -3 या फिर -4 के कंपैरिजन में, पता है ना, यस पता होना चाहिए। 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। इतना सा कॉन्सेप्ट एंड 4 नंबर आपके पक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द गिवन प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट शोइंग डेल्टा TF डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। ओके, देखिए अगर इसका तरीका नहीं पता ना कैसे होता है क्या होता है, बट अगर आपने NCERT के फिगर यानी कि ग्राफ को देखा हुआ है तो डेफिनेटली आप आंसर को करेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। बट कैसे क्या होता है ये आपको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे यहां पर अगर हम वेपर प्रेशर लेंगे और यहां पर अगर हम टेम्परेचर लेने वाले हैं तो कैसे ग्राफ बनेगा, देखिए एक लाइन तो ऐसे बनती है, ये किसकी लाइन है, ये लाइन है जनाब सॉलिड। यहां पर जो भी होगा ना सॉलिड में होगा, मतलब फ्रीजिंग स्टेट में। बट जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो वीक होती जा रही है, वीक होती जा रही है एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के वो बॉन्डिंग टूट जाएगी। मतलब अब यहां से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन स्टार्ट हो रहा होगा। अरे हाँ है ना, सॉलिड को आप हीट करते हैं धीरे धीरे लिक्विड की तरफ बढ़ने लग जाता है ना, यस। दैट मीन्स ऐसे इसका बॉन्डिंग है वो वीक हो रही है, ठीक है। अब यहां पर तो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है एंड फर्दर आप टेम्परेचर इंक्रीज किए जा रहे हैं तो इस प्रकार से ऐसे होने वाला है। ये किसका है, प्योर, जो भी था आपके पास वो प्योर सॉल्वेंट था। अभी तक आपने इसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं किया है, नॉन वोलेटाइल, राइट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अभी तक आपने ऐड नहीं किया है। बट अगर इसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो इसकी लाइन थोड़ी सी नीचे आ जाने वाली है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है। अरे हाँ है ना, यस। अब वो लाइन यहां से भी निकल सकती है, मतलब जिस प्रकार का आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है, बट होगी इसके नीचे ही। क्लियर है बात, यस। अब थोड़ा सा हटा देते हैं, एक ही को मानते हैं। तो जनाब आप खुद बताएं, यहां पर हम लिख देते हैं ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट का यहां पर आपको वेपर प्रेशर दिखाया जा रहा है एंड ये वेपर प्रेशर, इस लाइन से वेपर प्रेशर जो दिखाया जा रहा है वो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद। अच्छा, तो जो ये पॉइंट होता है ना, इसको इस कलर से दिखाएं, इस कलर से जो ये पॉइंट होता है ना इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इस प्रकार से आप नीचे लेकर आएंगे TF इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, या फिर इसको हम T1 बोलते हैं, TF1 बोलते हैं। एंड यहां पर होने वाला है, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद आपको यहां पर आ जाएगा, यानी कि जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं डेल्टा TF, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF2 नहीं, डेल्टा TF है ना। इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से हो रहा होता है। तो बताइए जनाब कहां पर है ऐसा ऑप्शन,
ये है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए फ्रोजन सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा भी हुआ है, फ्रोजन सॉल्यूशन यानी कि सॉलिड स्टेट में इस प्रकार से बढ़ेगा, लिक्विड सॉल्वेंट जो कि प्योर है इस प्रकार से बढ़ेगा सॉल्यूशन का यहाँ पर, है ना। डेल्टा टी आपको सब कुछ बताया गया है। ग्रेट, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 9। What is the freezing point depression? Freezing point depression constant of a solvent. Okay, 50 gram of which contain 1 gram non-volatile solute, जिसका मोलर मास है 256 ग्राम पर मोल, and the decrease in freezing point is 0.40 Kelvin. Delta TF is equal to I KF dot M. M बोले तो मोलैलिटी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको बता भी दिया गया है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0.40। आई यानी कि वेंटा फैक्टर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है, इसका मतलब 100% डिसोसिएट होने वाला है, दैट मींस आई की वैल्यू 1 होने वाली है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे के एफ पूछा गया है, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यही तो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि आपसे के एफ पूछा गया है। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही तो होता है। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए आपको वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का वेट आपको दिया हुआ है 1 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट आपको दे दिया गया है 256 ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको क्या दिया हुआ है 50 ग्राम ऑफ विच, है ना, 50 ग्राम है सॉल्वेंट, 50 ग्राम है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, क्योंकि हम यहाँ पर केजी में वैल्यू लिख रहे होते हैं, दैट मींस 50 इंटू 10⁻³ भी आप कर रहे होंगे। तो जब फर्दर इसको तुम सॉल्व कर रहे होगे तो के एफ यहाँ पर कर रखिए, ये ऐसे आएगा 0.40 इंटू 50 इंटू 256 इंटू 10⁻, ऐसे सही है, क्योंकि जनाब ये नीचे भी तो आएगा एंड ये सारी चीजें इससे मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 चौको 20 यानी कि 2 से 256 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ रहा होगा। पॉइंट वगैरह हम मैनेज कर लेंगे, बट ऑप्शन नंबर 4 को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब इस डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे होगे ना, जो तुम 5 चौको 20 यानी कि 2 आ रहा होगा, 2 इंटू 256 512 आएगा। यूनिट्स को मैनेज कर सकते हैं हम, चलिए करके दिखाते हैं। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर अगर ऐसे आप करके, ओके पेन क्यों नहीं चल रहा है, चलना चाहिए भैया, जस्ट अ सेकेंड। अगर समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो रुक कर देखिए। पॉइंट हटाएंगे, 2 0 यहाँ पर आएगा, 1 1 1 1, है ना, 10⁻³ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 20, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 ऐसे आ जाएगा। इसको जब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.12 आपको नजर आ रहा होगा, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। यस, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी टफ नहीं बोल सकते, बहुत ही आसान है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला कई बार आपको रिपीट होता हुआ नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1.24 ग्राम ऑफ AX2, दैट इज यहाँ पर मोलर मास दिया हुआ है, इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन विद बॉइलिंग पॉइंट दिस। अच्छा, ये भी उसी, चलिए पढ़ते हैं। while 25.4 ग्राम ऑफ AY2 मोलर मास दिस इन 2 kg ऑफ वाटर कॉन्स्टिट्यूट अ सॉल्यूशन विद अ बॉइलिंग पॉइंट दिस। तो आपसे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके ओके ओके, फुली आयनाइज, कंप्लीटली आयनाइज, यानी कि आई की वैल्यू आपको दोनों ही कंडीशंस में निकालनी पड़ रही होगी। तो आइए जनाब, आइए AX2 यहाँ पर, AY2 यहाँ पर। AX2 का वेट कितना दिया हुआ है 1.2 ग्राम, 1.24 ग्राम, एंड इसका कितना है 25.4 ग्राम, 1.24 ग्राम 25.4 ग्राम। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100.0156। आप सभी को पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ये एक्स्ट्रा है ना, वही है डिफरेंस, यानी कि डेल्टा टीबी कितना होगा 100.0156, जो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद माइनस करेंगे आप 100 से, तो डेल्टा टीबी कितना आने वाला है 0.0156, जो आपको वहां पर यूज करना है। एंड फर्दर हम इसका देख लेंगे इसी प्रकार से, इसका भी डेल्टा टीबी कितना आएगा 100, इसके माइनस आप 100 करेंगे तो 0.0260 आ रहा होगा डेल्टा टीबी ऑफ AY2 एंड डेल्टा टीबी ऑफ AX2। ठीक है, मोलर मास भी आपको दिया हुआ है। आइए जनाब, तो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, डेल्टा टी इज इक्वल टू आई के बी एम मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 1.24, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 124 दिया हुआ है भैया, दिया हुआ है, ये देखिए इसका भी दिया हुआ है 250, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg दिया हुआ है, इसका दूसरे का 2 kg है, 1 kg। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अच्छा केबी की वैल्यू क्या है, केबी की वैल्यू क्या है 0.52। डेल्टा टीबी अभी आपने निकाला है, कितना था 0.0156, 0.0156। आई को एच डी रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 52 से, 0.52 था,
इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/100 आ रहा होगा। 1/100 इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसको पूरा को सॉल्व करने के बाद आपकी ऐसे आने वाला है। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, यहां पर आएगा, इन 4 जीरो को जब आप यहां पर लेकर जाएंगे तो ये 156 ही हो जाने वाला है। अरे दिखाई दे रहा है, ये 156 हो जाएगा, डिवाइड बाई 52 आप कर रहे होंगे तो डेफिनेटली i = 3 आपको चमकता चमकता दिखाई दे जाने वाला है। अच्छा जी, ठीक है। अब यहां पर आएंगे, इसका डेल्टा TB = i.kb.m करते हैं। ओके, डेल्टा TB इसका कितना था 0.0260 KB 0.52। मोलैलिटी के लिए आपको वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा, दैट मीन्स 25.4 डिवाइडेड बाई 254 जिसका मॉलिक्यूलर वेट है, डिवाइड बाई 2 दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट 2 kg। एंड फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 निकल कर आने वाला है। i = 1 का मतलब क्या होता है, एंड इसके बाद देखिए i = 3 आया है, i = 1 आया है। i = 1 मैंने कहां पर बताया था आपको, यूरिया के केस में, दैट मीन्स ना ही एसोसिएट होगा ना ही डिसोसिएट होगा, यानी कि आयनाइज नहीं होने वाला। i = 3 या फिर i = 2, i = 4 आपको मिल रहा है, दैट मीन्स कंप्लीटली आयनाइज हो रहा होता है। दैट मीन्स AX2 कंप्लीटली आयनाइज होगा, AY2 अनआयनाइज्ड रहने वाला है। AX2 इज फुली आयनाइज्ड व्हाइल AY2 इज कंप्लीटली अनआयनाइज्ड, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ एंड इसी के साथ हमारे सेशन को भी आपने कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इसी प्रकार से हमने काफी सारे चैप्टर्स के PYQs करा रखे हैं, तो जाइए देखिए। चलिए मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।